हाँ तो बच्चों चलिए आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है ना। इससे पहले 2 लेक्चर और हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पहला लेक्चर में हम लोग बात किए थे है ना, क्या क्या फर्स्ट लेक्चर में देखे थे हम लोग, उसको हम लोग चर्चा करते हैं है ना। तो सबसे पहले देखे थे रसायन शास्त्र किसे कहते हैं है ना, रसायन शास्त्र का परिभाषा देखे थे हम लोग है ना। रसायन ये वाला चेंज करने दीजिए मुझे है ना। सबसे पहले हम लोग रसायन शास्त्र का परिभाषा देखे थे है ना। रसायन शास्त्र का परिभाषा देखे थे हम लोग। रसायन शास्त्र का क्या किए थे, परिभाषा देखे थे किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग है ना, उसके बाद तत्व किसे कहते हैं है ना। तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है ना, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। परिवर्तन को देखे थे हम लोग है ना। परिवर्तन कितना प्रकार के होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों को हम लोग देखे थे है ना। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और क्या था, रासायनिक परिवर्तन है ना, रासायनिक परिवर्तन। और हम लोग रासायनिक क्या देखे थे, रासायनिक अभिक्रिया देखे थे। रासायनिक अभिक्रिया देखे थे, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा देखे हम लोग। और रासायनिक अभिक्रिया कब होगा, कैसे होगा, ये सारा चीज़ का चर्चा किए थे है ना। और रासायनिक समीकरण देखे थे, इसका परिभाषा देखे थे है ना। रासायनिक समीकरण का परिभाषा देखे थे। तत्व का परिभाषा देखे थे, वो हो गया। तो ये सब हम लोग छोटे छोटे चीज़ को पिछले लेक्चर में पढ़े थे। 1 से लेकर 30 तक लगभग जो है ना, 30 तक तत्व का परमाणु संख्या और परमाणु संख्या, और हम लोग क्या देखे थे, परमाणु संख्या और परमाणु संकेत को देखें है ना। तो अगर आप लोग ये लेक्चर पीछे वाला नहीं देखे हैं तो आप लोग का ये सारा चीज़ मिस हो रहा है ना। तो ये सभी देख के आइए, और अगर ये सभी नहीं देखे हैं तो फिर आप लोग को केमिस्ट्री उतना बढ़िया से समझ नहीं आएगा है ना। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले है ना, पिछले लेक्चर में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके थे। रासायनिक समीकरण कहते किसको, उसको भी देख चुके थे। अब जो रासायनिक समीकरण 2 तरह के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप लोग पूछेंगे सर संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, वैसे रासायनिक समीकरण है ना। वैसे रासायनिक समीकरण, ये प्रश्न है आपका है ना, उत्तर में क्या बोलेंगे हम लोग है ना। वैसे रासायनिक समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण है ना। वैसे रासायनिक समीकरण क्या होगा, जिसमें क्या होगा, जिस समीकरण के है ना, जिस समीकरण के दोनों ओर है ना, जिस समीकरण के दोनों ओर तत्वों के है ना, जिस समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु तथा अणुओं की संख्या समान क्या होगा, समान होगी है ना, समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे संतुलित रासायनिक
संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए, उदाहरण के लिए हम लोग, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण के उदाहरण के लिए हम लोग क्या देखेंगे, है ना। जैसे हम लोग जल का देखते हैं सबसे पहले, है ना। उदाहरण के लिए जैसे H2 है, H2 + O2, तो ये क्या बनाता है? H2O बनाता है ना, H2O बनाता है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 करेंगे, है ना। तो अब जाके ये क्या हुआ? ये संतुलित हुआ, है ना। ये क्या हुआ? सॉरी, ये तो असंतुलित में है ना। इसमें हम लोग देखेंगे H2 + Cl2, ये क्या है? क्या बनाया? 2HCl बनाया। क्या बनाया? 2HCl। तो ये क्या है? अभिकारक तरफ है, इसको हम लोग LHS से दर्शाते हैं। और ये क्या है? प्रतिफल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। इसका भी हम लोग परिभाषा देख चुके हैं, है ना। तो ये किधर होता है? RHS साइड होता है ना। तो इधर हम देखेंगे, ये साइड अगर हम देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या, है ना, तो 2 है, क्लोरीन की संख्या तो 2 है। तो इधर भी देखेंगे, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये दोनों पर 2 है ना। तो इधर भी देखते हैं तो इधर भी 2 परमाणु है ना। और क्लोरीन का भी देखते हैं तो इधर भी क्या है? 2 परमाणु। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कैसा समीकरण है? ये संतुलित समीकरण है। ये कैसा है? संतुलित समीकरण है ना। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जल वाला, है ना। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग जल वाला। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जल वाला, है ना। जल वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना। H2 + O2, तो ये क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो यहाँ पे इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे। तो अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो ये LHS साइड है ना, ये LHS साइड है। तो इधर RHS साइड भी क्या होगा? इधर भी सेम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे संतुलित है ना। तो इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। क्योंकि यहाँ 2 है तो ये दोनों पर है ना, ये दोनों पर 2 है। तो यहाँ 2 और 2 कितना हो गया? 4, और ये 2। तो ये क्या है? ये दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि बायां साइड और दायां साइड दोनों तरफ क्या है? परमाणु की संख्या समान है। अतः हम कहेंगे कि ये कैसा समीकरण है? तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। इसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। जहाँ पे हम लोग समान है लिखे हैं वहाँ पे समान नहीं होगा, है ना। वहाँ पे समान नहीं होगा, ये परिभाषा होगा, है ना। चलिए, तो हम लोग इसको प्रश्न में लिखते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना, किसे कहते हैं। यानी कि इसका हम लोग क्या करेंगे? परिभाषा को देखेंगे। वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण, है ना, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके, इसमें क्या लिखे थे हम लोग, है ना, जिसमें दोनों ओर के, है ना, दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों और परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या क्या है? समान होती है। और इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्येक जिसके दोनों
प्रत्येक दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान, यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं होती है, नहीं होती है, उसे असंतुलित, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg, है ना, कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे किसको, उदाहरण में क्या हो जाएगा, Mg प्लस HCl, है ना। तो ये क्या बनाएगा, Mg प्लस HCl क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा और प्लस H2 बनाएगा, है ना। तो क्या ये दोनों तरफ अगर हम देखते हैं, दोनों तरफ क्या मैग्नीशियम दोनों तरफ बराबर है, मैग्नीशियम दोनों तरफ बराबर है। क्या क्लोरीन दोनों तरफ बराबर है, तो क्लोरीन दोनों तरफ बराबर नहीं है। हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर नहीं है। अतः हम कहेंगे कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है, तो असंतुलित है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग अभिकारक की तरफ। Mg कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। क्लोरीन भी कितना है, 1 है। और यही प्रतिफल के तरफ क्या है, इधर भी Mg क्या है, इधर भी Mg 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है ना। तो क्या देखिए, इधर 1 है, उधर 2 है, इधर 1 है, सॉरी यहाँ क्लोरीन, अच्छा कोई नहीं, उल्टा हो गया, चलिए लिख लीजिए, सिंपल सीधा ही लिखिए, है ना। यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। तो क्या दोनों तरफ एक जैसा है, नहीं है, है ना। तो ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे Ag, एक और एग्जाम्पल है AgCl, है ना, Ag प्लस Cl। तो ये क्या बनाएगा, AgCl3, है ना। ये क्या बनाएगा, AgCl3। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, तो क्या है ना, यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ देखते हैं Ag 1 है, Cl भी क्या है, 1 है, LHS साइड, है ना। और यहाँ पे क्या है, Ag 1 है ना। Ag तो बराबर है, लेकिन Cl यहाँ पे कितना है, Cl का कितना परमाणु है, 3 परमाणु। तो ये क्या है, दोनों तरफ बराबर नहीं है। अतः ये कैसा रासायनिक समीकरण है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हम लोग समीकरण को 2 प्रकार से पढ़े, संतुलित और असंतुलित, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के द्वारा, संतुलन के द्वारा अनस्वरता का नियम, है ना। यानी कि अगर संतुलित रासायनिक समीकरण है तथा हम कह सकते हैं कि ये ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं तो नष्ट किया जा सकता है ना। इसके अनुसार रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है, ना ही तो नष्ट होता है ना। तो ये चीज़ हम लोग इस परिभाषा में लिख सकते हैं। हाँ, इस नियम के अनुसार, यानी कि रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान अनस्वरता के नियम से अभिक्रिया के दौरान, है ना, अभिक्रिया के दौरान ना तो पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है,
जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है ना। और फिर क्या हो जाएगा, है ना तो नाश किया जा सकता है। अगला है रासायनिक समीकरण के संतुलन करने की विधि, है ना। तो सबसे आसान और सबसे सरल विधि जो है वो अनुमान विधि है ना। रासायनिक समीकरण के, है ना, रासायनिक समीकरण के संतुलन करने की जो विधि है ना, तो इसको हम लोग स्टार पॉइंट में लिख लेंगे। रासायनिक समीकरण के संतुलन करने की सबसे आसान विधि कौन सा है? सबसे आसान विधि कौन सा है? अनुमान विधि। कौन सा है? अनुमान विधि, है ना। अनुमान लगा के आसानी से, है ना, अनुमान विधि है ना। कौन सा विधि है? अनुमान विधि है ना। है ना, क्या है? अनुमान विधि के द्वारा हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं? अनुमान विधि के द्वारा संतुलन कर सकते हैं। यानी कि हम देखेंगे कि बायां पक्ष में कितना परमाणु है, तत्व के कितना परमाणु है, दायां पक्ष में कितना तत्व का परमाणु है, और उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि कितना कर दें कि दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी कि दोनों तरफ संतुलन में आ जाए, है ना। अगला जो है ये है रासायनिक समीकरण से, है ना। जैसे भी हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, है ना, जैसे हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो सबसे पहले क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होता है रासायनिक समीकरण से, है ना। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात किए थे रासायनिक समीकरण लिखते क्यों हैं, वो पिछला लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो लिखते हैं तो उससे क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होता है। जैसे हम अगर कोई रासायनिक समीकरण लिखें, H2 + O2 लिखें, है ना, और ये बना लिया 2H2O बना लिया, है ना। तो यहाँ से हमको क्या क्या जानकारी मिलता है ना। तो इससे हमको जानकारी मिल रहा है कि एक हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। ये जानकारी मिल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और इसके मिलके क्या बन रहा है? जल बन रहा है ना। और सबसे पहले इसके अवस्था के बारे में हमको जानकारी मिलता है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, गैस लिखा हुआ रहेगा, है ना, यहाँ भी गैस लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ AQ लिखा हुआ रहेगा, यानी कि जलीय हो गया, है ना। तो ये दो चीज़ मिलता है। इसका परमाणु संख्या के बारे में पता चलता है, यानी कि अभिकारक का कितना परमाणु दोनों अभिक्रिया करके कितना परमाणु अणु का क्या बनाया है? प्रतिफल बनाया है। इससे इसका मोलों का संख्या पता चलता है, और इससे अगर गैस है तो इसके आयतन के बारे में पता चलता है ना। यानी कि इतनी सारी चीज़ें जो है एक रासायनिक समीकरण से हमें क्या होता है? पता चलता है ना। तो यही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण के द्वारा प्राप्त होने वाले सूचनाएं क्या क्या है ना। तो लिखेंगे हम लोग कि रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होता है ना। उत्तर में लिखेंगे रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है ना। निम्नलिखित सूचनाएं क्या होता है? प्राप्त होता है। तो सबसे पहले सूचना क्या प्राप्त होता है कि अभिकारक में, है ना, रासायनिक समीकरण में वह अभिकारक और प्रतिफल के संकेत सूत्रों का पता चलता है ना। यानी कि अभिकारक और प्रतिफल में, है ना, सबसे पहला बात पता चलता है अभिकारक तथा
प्रतिफल के, है ना, अभिकारक तथा प्रतिफलों के संकेत, है ना, संकेत की सूचनाएं क्या होता है, सूत्र की संकेत और अभिकारक तथा प्रतिफल के संकेत तथा सूत्र की जानकारी मिलता है ना, जानकारी मिलता है। दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट क्या है कि यह बताता है कि अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है ना, ये बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व, ये क्या बताता है, अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व, कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप किन पदार्थ का निर्माण हो रहा है, किन पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अगला है तीसरा पॉइंट है ना, अगला है तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, है ना, तीसरा पॉइंट क्या होगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणु संख्या, है ना, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणु संख्या एवं अणुओं की संख्या की जानकारी होती है ना। अगला है चौथा पॉइंट है ना, क्या क्या लिख लिए, रासायनिक तथा प्रतिफल के, अभिकारक तथा प्रतिफल के संकेत सूत्र का जानकारी मिलता है, संकेत तथा सूत्र का जानकारी मिलता है, और यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है ना। और अगला चीज़ बताता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणु तथा अणुओं के संख्या के बारे में पता चलता है। अगला चौथा पॉइंट है ना, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु संख्या के आपेक्षिक जानकारी देता है ना। यानी कि यह अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों के परमाणु तथा अणुओं के संख्या का आपेक्षिक जानकारी देता है ना, आपेक्षिक जानकारी देता है। अगला पांचवा पॉइंट हम लोग ये
तत्व के जो है भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणुओं अणुओं के बारे में जानकारी देता है और उसके प्रतिफल के भी होने वाले जानकारी को ये बताता है। पांचवा पॉइंट अभिकारक और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात के क्या करता है, जानकारी देता है ना। पांचवा पॉइंट है अभिकारक तथा प्रतिफल के है ना, अभिकारक तथा प्रतिफल के है ना, अभिकारक तथा प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है ना, अनुपात की जानकारी देता है। अगला पॉइंट है अगर अभिक्रिया में गैस है ना, गैस है तो उसके अभिकारक तथा प्रतिफल के गैसों के आयतन का जानकारी देता है ना, जानकारी देता है। तो हम लोग देख लिए कि रासायनिक समीकरण से है ना, एक रासायनिक समीकरण से कितनी सारी जानकारी मिलता है ना। और अगला क्या है, ये अभिकारक तथा है ना, ये अभिकारकों तथा प्रतिफलों के द्रव्यमान की जानकारी देता है ना, जानकारी देता है। अगला क्या है ना, अगला क्या है, आयतन हो गया है ना। अगला चलिए आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल दे के समझते हैं है ना। जैसे है ना, उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या चीज़ का, N2 और 3H2 से क्या बनता है, NH3 बनता है, अमोनिया है ना। क्या बनता है, अमोनिया बनता है, 2HNN3 बनता है ना। तो इसको संतुलित कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन 6 हो गया है ना। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या जानकारी मिल रहा है, इसका तत्व और संकेत का जानकारी मिल रहा है ना। इसमें कौन सा तत्व है, तो तत्व है नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन, और इससे क्या बना है, अमोनिया। क्या बना है, अमोनिया बना है। अगला क्या जानकारी मिला है, इसके परमाणु संख्या के बारे में हमको जानकारी मिला है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो संख्या है वो इसका क्या बता रहा है, यानी कि इसका 2 परमाणु है ना, इसका 6 परमाणु, और इसका भी क्या हो गया, इसका 2 अणु हो गया है ना। इसका हो गया 2 अणु हो गया है ना, ये 2 अणु हो गया। कितना अणु हो गया, 2 अणु। और ये यहाँ पे जितना रहता है ये अणु को बताता है, तो इसका कितना, 1 मोल है ना, 1 मोल है, और ये कितना है, 3 मोल है, और ये कितना है, 2 मोल है ना। इसका द्रव्यमान कितना हो गया, ये 14 हो गया है ना, ये 6 हो गया है ना, और ये कितना बना लिया, 14 और 6 20 बना लिया। कितना बना लिया, 20 बना लिया है ना। सॉरी, ये कितना हो गया,
14 और 3, सॉरी ये 2 मोल है, अमोनिया का 2 मोल है ना। तो कितना हो जाएगा 14 3 17 दूना 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17 दूना 34 मोल हो जाएगा। और ये 14 दूना 28 ग्राम है, सॉरी 28 ग्राम है ना। और ये भी ग्राम में है और ये भी क्या है ग्राम में। इसका द्रव्यमान का जानकारी दे रहा है और इसका आयतन का जानकारी, यानी कि एक अणु में 22.4 है ना। तो इसका आयतन कितना है, एक अणु है तो एक आयतन, इसका आयतन कितना रहेगा 1 है ना। इसका आयतन रहेगा 3 आयतन, इसका आयतन क्या रहेगा 2 आयतन। अगला है इसका आयतन हो गया है ना। अब एसटीपी पर है ना, एसटीपी पर इसका आयतन जो है 22.4 होगा है ना। इसका हो जाएगा 3 गुना 22.4, इसका हो जाएगा 2 गुना 22.4 है ना। तो यहाँ तक हम लोग इतना सारा जानकारी एक रासायनिक समीकरण से हमें मिलता है ना। आगे के लेक्चर में हम लोग ये तो प्राप्त सूचनाएं हो गया, और आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को और उपयोगी बनाने के लिए है ना, इसमें हमें ना तो ये रासायनिक समीकरण में ये क्या है, गैस है, क्या है, सॉलिड है, कुछ नहीं पता चल रहा है ना। तो आगे इसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसके में और भी चीज़ें जोड़ेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। मतलब क्या क्या चीज़ जोड़ के हम लोग रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाएंगे, और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देखेंगे है ना। और इसका दैनिक जीवन में उपयोग देखेंगे, द्रवीभूत पेट्रोलियम, एलपीजी, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे है ना। फिर मिलते हैं हम लोग इसका चौथा लेक्चर के साथ है ना। अभी आप लोग ये 3 लेक्चर सबसे पहले देखें, सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा है ना, ये सारा लेक्चर आप लोग देख के ख़त्म कर दें। उसके बाद हम लोग मिलते हैं कल अगला लेक्चर में है ना, चौथा लेक्चर में।